एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे लेटेस्ट सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने दिए हैं। सैम्पल पेपर ये सोशल साइंस की हम चर्चा करेंगे क्लास 10th की। जो ये सैम्पल पेपर है 2022-23 के लिए है। साथ में हम आंसर भी डिस्कस करेंगे इसके। सेम टाइम अलाउड है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 80। सभी सेक्शन करने अनिवार्य हैं। इंग्लिश में ये पूरा सैम्पल पेपर है, मैं आपको हिंदी में उसके चर्चा करता जाऊंगा साथ साथ। सेक्शन ए है एमसीक्यूज। व्हाट हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट। इसमें बताया गया है कि कॉलोनाइजेशन यानी कि जो अपनी कॉलोनी बस्ती बसाते थे वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में किस बिहाफ पर बसाते थे, क्या चीज़ देखकर बसाते थे। यानी कि अपना किसी को गुलाम बनाते थे तो क्या चीज़ देख के बनाते थे। इंटरनल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, गवर्नमेंटल इनवाइट टू द मदर कंट्रीज फॉर एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट टू इन ट्रांसपोर्ट, या कैपिटलिस्ट ऑफ दिस रीजन। तो जो ओरिजिनल आंसर है टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, ये सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, उसका नाम था केसरी। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये पिक्चर को देखिए, जो इसमें बता रखा है कि आइडेंटिफाई करना है पेंटर का नाम। अभिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, सामंत दास गुप्ता। तो सही आंसर है राजा रवि वर्मा। ये काफ़ी मशहूर पेंटर थे, ध्यान रखना है ये। नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर यूजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट ओनली इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी मैंने पूछा, चर्चा की थी, उसकी जगह जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए ये क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गीत गोविंद। गीत गोविंद के जो ऑथर है वो कौन है, जयदेव। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रॉनिकल ऑर्डर, सीक्वेंस वाइज लगाना है इसको। ऑप्शन दे रखा है प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब कि प्रिंट छापाखानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए चले। मार्टिन लूथर राइटिंग्स लेड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन के लिए मार्टिन लूथर की बात की जा रही है सेकंड में। मोनेचियो री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल, बाइबल का जो मैसेज है वो मोनेचियो ने दोबारा बदला, री इंटरप्रेट किया, मतलब दोबारा से समझाया। जॉन गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, जो गुटेनबर्ग था उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो सीक्वेंस वाइज लगाना है। सबसे पहले आंसर है डी, फोर्थ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर वन। रीअरेंज ऑर्डर आपको आ सकते हैं, आप ध्यान रखें। फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। ऐसी क्रॉप कौन सी है जो चारे के लिए भी काम आती है और खाने के लिए भी। इट इज़ अ क्रॉप, खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये खरीफ क्रॉप है जो टेम्परेचर जिसको रिक्वायरमेंट होता है 21 से 27 के बीच में। इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें ये अच्छे से ग्रो करती है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो उन टेक्निक्स को अपनाकर इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्रॉप की, जो इस मिट्टी में हम उगाएंगे। तो कौन सी क्रॉप है वो, मेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में जो 4 चीज़ें दे रखी हैं उनमें से 3 गलत बतानी है, 1 गलत बतानी है, बाकी जो सही हैं उनको छोड़ना है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ ट्रीज। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट। बताया गया है जो रिजर्व्ड होते हैं फॉरेस्ट, संरक्षित होते हैं, रिजर्वेशन मोर देन हाफ, आधों का फॉरेस्ट का रिजर्व्ड होते हैं वो। प्रोटेक्टेड में 1/3 होते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स।
परमानेंट फॉरेस्ट, रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर। तो ये डी गलत है कि परमानेंट फॉरेस्ट है, इसमें बताया गया है कि अनक्लास्ड होते हैं और प्रोडक्शन टिम्बर के लिए, प्रोडक्शन के लिए होते हैं ये, तो ये गलत है। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ है रिसोर्सेस संसाधन, दूसरी तरफ एग्जांपल्स हैं। रेन्यूएबल रिसोर्सेस एक ऑप्शन, 1 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बी का ऑप्शन 4th नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज मिनरल एंड फॉसल फ्यूल्स, सी नेशनल रिसोर्सेज, इसका होगा रोड्स। नेशनल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, राष्ट्रीय की संपत्ति क्या हो सकती है, रोड, सड़कें, कनाल्स एंड रेलवेज। कनाल्स क्या होती है आपकी, नहरें। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से हैं आपके, ओशियन रिसोर्सेज। ओशियन यानी कि समुद्र के वो हिस्से जो इंटरनेशनल टेरिटरी के अंदर आते हैं, वो हिस्से। 8th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्वल नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी से पूछा गया है बेल्जियम के बारे में, वो इनकरेक्ट बताना इनमें से कोई। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रसल्स एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज, द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, डी कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो इसमें सी जो है वो इनकरेक्ट है, द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। 9th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट के अंडर में आते हैं। एजुकेशन जो है यानी कि समवर्ती सूची की बात हो रही है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में, जो सेंटर पे भी कानून बना सकते हैं और स्टेट पे भी कानून है समवर्ती सूची में, तो ऐसा कौन सा विषय, एजुकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट। नारीवादी आंदोलन के बारे में प्रश्न है ये, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है वो बताना है। A group which favors giving more power to working women at rural and urban level. A movement that believes in giving exclusive right to female in urban area. Urban का मतलब होता है शहरी, rural का मतलब होता है ग्रामीण। Radical women's movement aim to equality in personal and family life as well as. तो ये सही है कि feminist movement की बात होती है कि महिलाओं को घर में भी और बाहर में भी हर जगह सशक्त बनाना। 11वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर करेक्टली मैच्ड। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस है और कांग्रेस पार्टी लेफ्ट फ्रंट नो, कम्युनिस्ट पार्टी रीजनल पार्टी नहीं। तो जो सही अलायंस है वो है एनडीए का अलायंस है, और कांग्रेस की जगह अगर यूपीए लिखा होता तो ये सही होता। कांग्रेस के साथ इधर 7 इधर लेफ्ट फ्रंट में यूपीए लिखा होता तो ये सही होता, इधर एनडीए लिखा है ये सही है क्योंकि। देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज assertion एंड रीजन। मार्क योर आंसर एज पर द कोड्स प्रोवाइडेड बिलो। Assertion means democracy is an accountable, responsive and legitimate government. रीजन क्या बताया गया उसके पीछे, रीजन democracies have regular, free and fair election and decision making is based on norms and procedures. तो इसमें जो क्या बात है, जो कारण और तथ्य मतलब assertion और तथ्य रीज़न दोनों की बात करें तो A both A and R are true and R is the correct explanation. जो A की एक्सप्लेनेशन R सही है। 13th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स वॉज प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर्ड बाय श्रीलंकन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उनके संविधान में, श्रीलंका के संविधान में किस धर्म को मान्यता दी गई है, बुद्धिज़्म को मान्यता दी गई है, बौद्ध धर्म को। 14वां क्वेश्चन है, ये डाटा के ऊपर है, आप देख सकते हैं
स्कूल एजुकेशन हरियाणा में क्या है, केरला में क्या है, बिहार पे क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात की गई है। लिटरेसी रेट की बात की गई है। नेट अटेंडेंस रेशियो, केरला इसमें सबसे नंबर 1 पर है एजुकेशन के मामले में। और 15th क्वेश्चन बी, रीड द फॉलोइंग डाटा एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सेम 14th क्वेश्चन की तरह है, डाटा बेस्ड। इसमें कैटेगरी दे रखी है मेल फीमेल की। हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल आर नॉट अटेंडिंग स्कूल, तो वो आपको देखनी है। इसमें 18% बताया गया है। फाइंड द ऑड वन आउट, जो अलग दिखे उसको निकालना है। टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पॉटर, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर, पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रोज। तो ध्यान देना है ये बच्चों, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं ऑड वन आउट, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीयक, इनमें से दिए गए हैं काम के हिसाब से। किसको फर्स्ट श्रेणी में रखा गया, किसको दूसरी, किसको तीसरी में। तो ऑड कौन सा है, वो है इंडियन रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो। फिल इन द ब्लैंक सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। जो मैंने आपको बताया था प्राइमरी यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय। क्राइटेरिया क्या यूज किया है, प्राइमरी में नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में बताना है आपको, तो इसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज लिखनी है। 18th देखें क्वेश्चन, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Rohan has taken a loan of rupees 5 lakh from the bank to purchase a house on 15% rate of interest. He has to submit paper of new house and salary record to the bank. What is the procedure called as? रोहन ने नया घर लेना है जिसके लिए लोन लिया उसने 5 लाख रुपए बैंक से, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पेपर भी उसने सबमिट किया है। तो ये किस प्रकार का लोन है, कलेक्ट्रल है लोन। बी 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज अलाउ फ्री ट्रेड। ट्रेड की जब भी बात आए तो ध्यान रखना जहाँ टी लिखा हो बेसिकली वो आप मेंशन करना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल ट्रेड की बात करता है, ए ऑप्शन। 20th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के बारे में सही स्टेटमेंट लिखनी है। रिमूवल ऑफ बैरियर बाय द गवर्नमेंट, फॉरेन companies are allowed to set up factories, has enabled all companies to increase their investment, has lessened foreign investment in foreign trade। तो रिमूवल बैरियर जो है, व्यापार के बीच में जो बैरियर है उसको ख़त्म करना पहला, और दूसरा है फॉरेन कंपनीज अलाउड टू सेटअप फैक्ट्रीज, उनको परमिशन दी गई है कि वो सेटअप कर सकती है फैक्ट्रीज। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। सेक्शन बी की बात करें अब हम, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। एनालाइज एनी 2 फैक्टर दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929। 1929 के दौरान जो अमेरिका में या पूरे विश्व में बात करें आर्थिक मंदी आई थी उसके बारे में प्रश्न है, एनालाइज करना है, उसके 2 कारण बताने हैं। तो इसमें देखिए, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड ए प्रॉब्लम and it was made worse by failing agriculture prices। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो चुका था, खरीदार नहीं थे, ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, एज प्राइसेस स्लम्ड एंड एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइंड, फार्मर ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड ब्रिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू मार्केट बट इट्स पुश्ड डाउन प्राइसेस। क्या है कि ज़्यादा सामान जब हो जाता है तो उसकी कीमत गिरने लगती है, ऐसा ही हुआ उस दौरान भी। तो इसमें पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बट इन द फर्स्ट हाफ 1928 कंट्रीज हैड डिपेंडेंटली क्रूजली यूएस लोन फेस्ड एन एक्यूट क्राइसिस। द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन अफेक्टेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज। इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर ऑफ स्मॉल मेजर बैंक। जो उस समय के बैंक्स थे वहाँ से लोगों ने अपनी पूंजी निकालना शुरू कर दिया था, बैंक कंगाल होने लगे। जब बैंकों से लोग अपनी पूंजी निकालने लग जाएंगे किसी कारण से तो बैंक क्या होंगे, कंगाल ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द प्रोविजन दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेक्युलर कंट्री। कौन सा प्रोविजन है
या किस प्रोविज़न के तहत ये बताया गया है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, वो बताना है। सेकुलर कंट्री का मतलब है कि किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देती, सभी धर्म को मान्यता देती है, ये बताना है। क्योंकि भारत के धर्म में ऑफिशियल किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर भेदभाव भी करना मना है। सेकुलरिज्म इज एन आइडिया कॉन्स्टिट्यूटेड one of the foundation of our country. At the same time, the constitution allows the state to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within religious communities. जो स्टेट है आपके धार्मिक मैटर्स में वो कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, इक्वलिटी बना के रखेगा, ये चीज़ बात की गई है। 23वां क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 2 ways टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। भारत में एनर्जी रिसोर्सेज बचाने के किस तरह बचाई जा सकती है, कंजर्व यानी कि किस तरह सुरक्षित की जा सकती है। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कन्वर्सेशन एंड इंक्रीज यूज़ ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जो प्रोडक्ट हम दोबारा यूज़ करते हैं, रेन्यूएबल जो दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, इन पर जोर दिया जा रहा है। Have to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उन पर ध्यान देकर उनको कम इस्तेमाल करके बाकी रिसोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप घर में बंद हो तो पावर ऑफ कर दे, स्विच ऑफ कर दे ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो। तो कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला है, सजेस्ट एनी 2 ways टू इम्प्रूव द यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा को इम्प्रूव करने के 2 कारण बताओ, 2 साधन बताओ। इम्प्रूव इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये कम कॉस्ट में आता है, रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल, यूज़ ऑफ एफिशिएंट सोलर पैनल मॉडल्स, ईजी इंस्टॉलेशंस होती हैं इसकी, बाय पैनल्स विद हाई कंसनट्रेटेड फोटोवोल्टिक सेल्स, अवॉइड इंस्टॉलिंग सोलर पैनल इन शेडेड एरिया। कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इन वट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। जो ग्रामीण इलाके हैं, मैंने आपको बताया था अर्बन यानी कि शहरी, रूरल यानी कि ग्रामीण। ग्रामीण इलाकों में गवर्नमेंट किस तरह एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है, रोजगार बढ़ा सकती है, किस प्रकार। बाय इंट्रोड्यूसिंग मेगा प्रोजेक्ट्स बना के, नए नए डैम्स बना के, नई नई फैसिलिटीज़ देकर, उनको उन्हीं के एरिया में काम देकर, बहुत से तरीके हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रमोटिंग टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, न्यू सर्विसेज लाइक IT। कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें मेंशन है। सेक्शन C की बात करें अब, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस। How was the social and political situation of India affected by the First World War? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति किस प्रकार प्रभावित हुई थी? वॉर का डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ा था। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पर इफेक्ट इसका जरूर पड़ा था। अंग्रेजों ने भारत में रहते हुए टैक्स बढ़ा दिए थे क्योंकि वॉर में उनको पैसे की ज़रूरत थी। भारत से ज़बरदस्ती विलेजेस से बंधुआ मजदूर या सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा जाता था। शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई थी, भारत में खाने पीने की कमी हो गई थी। बहुत जगह इन्फ्लुएंजा यानी कि महामारी फैल गई थी। तो कोई भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, एनी 3। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रिलेट देमसेल्फ टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो उस समय मर्चेंट्स थे, दुकानदार थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कामकाज वर्ग था, किस प्रकार उन्होंने
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविन्नी अवज्ञा आंदोलन को अपने से जोड़ा। इंडियन मर्चेंट्स, भारतीय कामगार वर्ग जिसको हम बोलते हैं, उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहा। रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी जो कामना थी उसको बढ़ने नहीं दिया। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। जो इम्पोर्ट्स में दिक्कत आ रही थी रुपी और स्टर्लिंग के बीच में फॉरेन एक्सचेंज, उसको भी उन्होंने डिस्करेज करा। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की इन 1927. They gave financial assistance and refused to buy or sell important goods. Most businessmen wanted to flourish trade without constraint. तो बहुत से कारण थे, वो आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही थी। बिजनेसमैन जो थे वो ट्रेड एक्सपैंड करना चाह रहे थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जी.डी. बिरला थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल को अटैक्ड किया इकोनॉमी पर। उन्होंने बोला, उन पे दावा बोला कि आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, अंग्रेजों पर बोला उन्होंने। 26th क्वेश्चन है, एग्जामिन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। जो रेलवे नेटवर्क है भारत में, किस प्रकार उसका विस्तार हुआ, फैक्टर है, किस प्रकार उससे प्रभावित हैं लोग। आप जानते हैं रेलवे के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। रेलवे के कारण ही भारत का एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ सामान ले जाने और लाने में रेलवे बहुत अच्छा साधन है। कई जगह हिल्स हैं, कई जगह टनल्स हैं, तो वो ये एक दूसरे से आपस में सबको जोड़ता है। तो उन सब के बारे में पॉइंट्स बताए हुए हैं, आप देखें। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनी। एमएनसीज किस प्रकार बाकी कंपनीज से अलग होती है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब देखिए, जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, अदर कंपनीज, वो एक क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं या भारत तक ही सीमित रहती हैं। और जब मल्टीनेशनल कंपनी नाम जुड़ जाए साथ में, तो मल्टीनेशनल का मतलब होता है बहुत से अलग अलग देशों में काम करने वाली कंपनी। नाम से ही पता लग रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टी का मतलब होता है बहुत से, नेशनल यानी कि कंट्रीज, कंपनीज। लाइक इन्फोसिस, ये काफ़ी देशों में काम करती है, टाटा। तो ये सब कुछ कंपनीज हैं, आप लिख सकते हैं। 28th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में अंतर बताना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट, अकाउंटेबल। जो जी गवर्नमेंट होती है हमारी डेमोक्रेटिक यानी कि जो संविधान के रूप से चलती है, यानी कि लोकतंत्र, उसको हिसाब देना पड़ता है क्या क्या किया उसने, क्या किया, कैसे कर रही है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता होती है उसमें, अकाउंटेबिलिटी होती है। और जो दूसरी गवर्नमेंट होती है नॉन डेमोक्रेटिक, उसमें क्या है, तानाशाही होती है, अपनी मनमानी चलती है। उसमें जनता से कभी तो निर्णय ले लिया जाता है और कभी नहीं लिया जाता। बेसिकली बेस्ट होती है डेमोक्रेटिक। एनी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। टेरिटरी सेक्टर इज ए डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर। तृतीय क्षेत्रक, टेरिटरी यानी कि तृतीय क्षेत्र की बात हो रही है 29वें क्वेश्चन में, जो बाकी सेक्टर से अलग है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट। तृतीय क्षेत्र की संभावना है या तृतीय क्षेत्र किस प्रकार बाकियों से अलग है। जो तृतीय क्षेत्र का है यानी कि टेरिटरी सेक्टर है, बेसिक सर्विस सेक्टर है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को प्रोड्यूस करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है और हेल्प करता है। टेरिटरी सेक्टर सपोर्ट द हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, दोनों के विकास में काफ़ी योगदान देता है, असिस्टेंस देता है प्रोडक्शन में।
टेरिटरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, यातायात, बैंकिंग, संचार, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इट्स जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट देन अदर सेक्टर। जो ऊपर के पहले और दूसरे सेक्टर हैं उनसे ज़्यादा जनरेट करता है ये एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। सेक्शन डी की बात करें, लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस हाईलाइट द वेरियस मेजर्स and practices that French Revolution introduced to create a sense of collective identity among French people. फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन उठाया हुआ है ये चैप्टर 1 हिस्ट्री से, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की गई, किस तरह से फ्रेंच पीपल आगे बढ़े समाज को आज़ादी दिलाने के लिए, किस तरह का आइडिया आया। द आइडिया ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड एंड ले सिटियन द सिटीजन और फादरलैंड की बात हुई उस समय। नेशनल फ्लैग की बात हुई, जनरल इलेक्शंस की बात हुई, शहीदों की बात हुई। मतलब कि देश के नारे लगे, फ्रेंच पीपल जागरूक हुए, रीजनल डायलेक्ट्स हुए। ये सब पॉइंट्स आप मेंशन करें। और मैं हाईलाइट द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन मेकिंग ऑफ जर्मनी के बनने में ऑटो वन बिस्मार्क की क्या उपयोगी है, इसका क्या महत्व है। पर्शिया टुक एन लीडरशिप, पर्शिया के जो लीडर के रूप में ये उभरा मूवमेंट। वो जो चीफ मिनिस्टर था वो आगे जाके एक आर्किटेक्ट के रूप में उभरा। जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और जर्मन को एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उत्पादन क्षेत्र, वो बैकबोन है, एक तरह से रीढ़ की हड्डी है जनरल सामान्य और आर्थिक विकास की। उसके बारे में बताना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है। टू हेल्प रिड्यूसिंग द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल पर, जो लोगों पर जो ज़्यादा दबाव पड़ता है एग्रीकल्चर का, उसको भी कम करती है। टू हेल्प इन एरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करती है, गरीबी को कम करती है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी मदद करती है, ट्रेड को भी बढ़ाती है, और ट्राइबल्स और बैकवर्ड एरिया में भी वो हेल्प पहुंचाती है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैकबोन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। एग्जामिनिंग द मल्टी pronged aspects of information technology and electronic industry. The electronic industry covers a wide range of products from transistor sets of telephone, cellular phone, pager, telephone, radars, etc. Multi-pronged aspects of information technology. Information technology जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो किस प्रकार आज एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री के रूप में उभरी है और मल्टी चीज़ें लेकर ये सामने आई है, तो उसके बारे में बताना है। मेजर इम्पैक्ट पड़ा इसका इंडस्ट्री है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है, बिजनेस बढ़ा है इससे, आईटी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हुआ है, भारत को भी फ़ायदा हुआ है, वो सब बताने हैं। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होता है, इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करते हैं, वो वोट मांगते हैं और किस तरह गवर्नमेंट चलाते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ विरोधी पार्टीज़ होती हैं सेंटर में या ऑपोजिशन में, तो किस तरह वो रोल निभाती है, मशीनरी किस तरह काम करती है, उसको मेंशन करना है, उसको बताना है। डिस्क्राइब द नेसेसिटी और यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आवश्यकता क्यों है भारत में या कंट्रीज़ में। पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो आप कैसे चुन सकते हैं कि किसको चुनेंगे। रिप्रेजेंटेटिव तो होना ही चाहिए कोई ना कोई, जो आपकी बात रख सके, जो आपके काम पर आगे चला सके, सपोर्ट कर सके, पॉलिसीज़ बना सके, सोसाइटी को बेहतर बना सके। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप।
इन द रूरल सोसाइटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सेवी संगठन होते हैं जो, उनका बारे में बताना है जो ग्रामीण में, जैसे पापड़ बनाने वाले, आम पापड़ बनाने वाले, अचार बनाने वाले, जो महिलाएं मिलकर काम करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उन्हें कहा जाता है। उनके बारे में बताया गया, जिसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं जो छोटे इंडस्ट्री में काम करते हैं और छोटे अमाउंट पे लोन लेके काम शुरू करते हैं। उनके बारे में पूरा आप बताइए किस तरह वो हेल्पफुल होते हैं रूरल सोसाइटी के लिए। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडियन इकोनॉमी। आरबीआई का इंडियन इकोनॉमी पर जो प्रभाव है उसके बारे में बताना है। ये सुपरवाइज करती है, फंक्शनल करती है सभी बैंकों को, सभी के लोन में कितना प्रतिशत कितना ब्याज देना है वो सुपरवाइज करती है, वो देती है। आरबीआई सभी बैंकों को मॉनिटर करती है, कैश बैलेंस चेक करती है सभी का। और किसी बैंक से आपको शिकायत है तो आरबीआई ने अपनी पूरी डिटेल्स दे रखी है, उसके थ्रू आप जाकर शिकायत भी कर सकते हैं। अब सेक्शन ई है आपको केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, कोई किसी भी चैप्टर से आपको पूछ लिया जाएगा। जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको आपको रीड करना होगा और उससे रिगार्डिंग आपको आंसर्स लिखने होंगे। ये किसी भी पॉइंट से आ सकता है, जैसे इसमें आपको आया हुआ है विल थॉर्न इज वन ऑफ द हु वेंट इन सर्च ऑफ सीजनल वर्क लोडिंग ब्रिक्स एंड डूइंग ऑड, यानी कि ये क्षेत्रक वाले चैप्टर से ही है, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय कामकाज उससे ही रिलेटेड है ये। रीड द गिवन सेकंड पैसेज, दो पैसेज हैं। नर्मदा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नर्मदा बचाओ आंदोलन एनजीओ टाइप। सरदार सरोवर डैम कहाँ बिल्ट है, ट्राइबल पीपल के बारे में पूछा गया है। इशू क्या था नर्मदा बचाओ आंदोलन का, पैसेज दोबारा एक और दिया गया है। पावर शेयरिंग पे, सत्ता की साझेदारी। मोस्टली जो बच्चों ध्यान रखो, जो आपको पैसेज आता है वो पॉलिटिकल साइंस से ही इंपॉर्टेंट आता है और इकोनॉमिक्स से। तो इस पर क्वेश्चंस है। मैप, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, 1920 कैलकाटा। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट, डांडी। आइडेंटिफाई द राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ लाइन ड्रॉ फ्रॉम देम। हीराकुंड डैम कहाँ है, उड़ीसा में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, महाराष्ट्र में। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, उत्तर प्रदेश। कोच्चि पोर्ट, केरला। तो ये मैप था और पूरा जो मैंने सैम्पल पेपर आपसे चर्चा की। कैसा लगा सैम्पल पेपर आपको? जिनको नीड है उनको ज़रूर भेजें और ज़रूर देखें ये सैम्पल पेपर। चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।